Hello, my dear student. My name is Kuldeep Mishra. As we have already discussed some topics related to this chapter, and today we are going to discuss the another topic of our first chapter, and the topic is abolition of slavery. So it will be explained by me, Kuldeep Mishra. So I hope you are all well and you all are ready to learn the topic. So here we go. Let's start. The abolition of slavery. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin Club regime was the abolition of slavery in French colonies. जो जैकोबिन क्लब था, हमने प्रीवियस क्लास में जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस पर जाओ और सारे टॉपिक्स को आप एक एक करके क्लियर करो। When you come to the Jacobin clubs, then we will find what was the objectives of Jacobin clubs. तो जैकोबिन क्लब्स में उनके सोशल रिफॉर्म में सबसे पहला एक चीज़ था कि वो स्लेवरी को जो है एबोलिश करे फ्रेंच कॉलोनीज से। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गॉडापेलो एंड सैन डोमिंगो वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज सच एज द टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। अब कुछ कॉलोनीज थी कैरेबियन में, उनके नाम है मार्टिनिक, गॉडालोप एंड सैन डोमिंगो, वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो ये जो शहरों के नाम बताए इन्होंने, मार्टिनिक, गॉडापेलो एंड सैन डोमिंगो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर थे इन कुछ कमोडिटीज़ के, जिनमें से नाम क्या क्या हैं, टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। But the reluctance of Europeans to go and work in the distant and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. तो अब क्या कह रहा है कि रिलक्टेंस, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन तो उस जगह पर जा नहीं सकते। ज़्यादा दूरी की अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा दूर पर है, जैसे इसमें बताया जाए, बट द रिलक्टेंस ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंस, मतलब कि दूर जाकर यूरोपियंस का वहाँ पर काम करना और वहाँ पे अनफैमिलियर लैंड में आपको जाके वहाँ के लोगों से फिर से आपका एक तरह से जो इंटरेक्शन है वो सही से हो पाए या ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें थी और मीन्ट शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। तो एक ये भी चीज़ें थी कि अब अगर यहाँ से लेबर जाएंगे नहीं तो वहाँ के जो प्लांटेशन, मतलब कि जो भी प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं तो उसमें जो है शॉर्टेज हो जाएगी लेबर की। तो अब क्या करें ये लोग, तो इन्होंने क्या शुरू किया, सो दिस वॉज मेड बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब वहाँ की रिक्वायरमेंट में, मतलब प्लांटेशन में लेबर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से जो है ये जो प्रोसेस है स्लेवरी का ये स्टार्ट हो गया। तो अब ट्रायंगुलर ट्रेड जो है शुरू होता है किन किन कंट्रीज़ के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। मतलब यूरोप से अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से अमेरिका, यहाँ पे जो है क्या होता था, स्लेव ट्रेडिंग शुरू हो गई। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th century. French merchants sailed from port of Bordeaux or Nantes to the African coast where they bought slave from local chieftains. तो स्लेव ट्रेड जो है शुरू हो चुका था 17th सेंचुरी में ही। तो जो फ्रांस के मर्चेंट थे वो क्या करते थे, उनका एक पोर्ट था जिनको हम बंदरगाह बोल सकते हैं, बोर्डेक्स और नैंटेंस नाम का एक अफ्रीकन, मतलब कि एक पोर्ट है फ्रांस का, और उसको जो है अफ्रीकन कोस्ट में सेल किया जाता था किनको, स्लेव्स को। वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चिफ्टियंस, और जहाँ पर वो लोग वहाँ के जो लोकल जो एक तरह से हम प्रमुख बोल सकते हैं या प्रधान बोल सकते हैं, उनसे उसको खरीद लेते थे। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरेबियन। तो अब आप खुद देख लो कि अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन क्रॉस करने के बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको जो है कैरेबियन आइलैंड मिलेगा। तो नॉर्थ अटलांटिक क्रॉस करने के बाद जो है जब वो कैरेबियन आइलैंड पहुँचते थे, और इस पूरे प्रोसेस में उनको 3 month का समय लग जाता था, तो उनको शिप्स के थ्रू जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता था और उनको बहुत ही टाइटली पैक करके जो है उनको वहाँ भेजा जाता था। तो ये बहुत ही बुरा था उनके लिए, क्योंकि इस तरह से तो जानवरों को भी नहीं भेजा जाता।
There they sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made possible to meet the growing demand in Europe market for sugar, coffee and indigo. तो वहाँ पर क्या होता था कि इन स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. अब जैसे कि कैरिबियन आइलैंड में ही जैसे हमने 3 सिटीज़ के नाम बताए, मार्टिनिक एंड सैन डोमिंगो एंड ग्वाडालूप. तो इन सभी जगहों पर शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था. तो अब जब लेबर बढ़ गए तो क्या हो गया कि अब वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया. तो डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बढ़ गई. तो यूरोपियन लोग ही उन लोग को वहाँ पर ट्रेड मतलब सेल करते थे. तो वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे कि जिससे उनके यहाँ की जो डिमांड है इन सभी प्रोडक्ट्स की, शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की, इसको पूरा किया जा सके. और उसको पूरा कैसे किया जा सकेगा, जब वहाँ पर लेबर्स ज़्यादा होंगे. तो ये उनका एक तरीका था अपने यहाँ की, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अपने यहाँ की इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन देने के लिए ऐसा उन्होंने किया. सो द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड. वही बात आ गई. तो अब जो यूरोपियंस की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो एक तरह से फल फूल रही थी, फ्लरिश हो रही थी. किसके वजह से? स्लेव ट्रेड की वजह से. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. लेकिन 18th सेंचुरी के बाद आसपास की बात है कि वहाँ पर फ्रांस में थोड़ा बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ, मतलब आलोचना हुई स्लेवरी की. तो उसके बाद भी कुछ होने नहीं वाला था. Many times National Assembly held debates and discussion about right of man, but it did not pass anywhere. बहुत बार नेशनल असेंबली में उससे रिलेटेड डिबेट्स भी हुई, डिस्कशन भी हुए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था क्योंकि किसी भी तरह का लॉ जो है पास नहीं हुआ वहाँ की नेशनल असेंबली में. सो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई डिड नॉट पास एनी लॉ, किसी भी तरह का लॉ पास क्यों नहीं हुआ. तो उसका आंसर ये हो सकता है कि देयर वॉज अ बिजनेस मैन क्लास हुज इनकम वॉज डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड. एज दे वर इन अपोजिशन सो दे हैड अ फियर इन देयर माइंड इफ द लॉ वुड पास देन स्लेव ट्रेड वुड बी बैंड. अब क्या दिक्कत थी कि जो बिजनेस क्लास था वहाँ का, उनकी सारी इनकम डिपेंड थी किस पर? स्लेव ट्रेड पर. तो अब तो वो सोचेंगे ही कि अगर स्लेव ट्रेड बैन हो गया तब तो हमारी सारी इनकम क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. तो और वो सभी क्या थे? वो नेशनल असेंबली में वो सभी अपोजिशन में थे. तो इस वजह से वो इस तरह के लॉ को अपोज कर रहे थे कि जिससे कि ये पास ना होने पाए. अब अगर ये पास नहीं होगा तो फिर हमारा काम चलता रहेगा. तो दिस वॉज द रीज़न. इसको आप, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसी को एक आंसर की तरह लिख सकते हो अगर पूछा जाए. ये तो मैंने अपने आप से इंक्लूड किया है इसमें, तो आप इसको देख सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है ना कि ऐसा क्यों हुआ कि लॉ नहीं पास हुआ. तो इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस. आफ्टर 10 ईयर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. तो जो कन्वेंशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1794 में आफ्टर द नेशनल असेंबली एबोलिश, as we have discussed about that in the previous class, the National Assembly abolished and convention established. So this is the convention. तो फाइनली जब कन्वेंशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1794 में, तो लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस आफ्टर 10. तो जब 1794 में कन्वेंशन बनाएगी तो उसने एक कानून बनाया कि जितने भी स्लेव्स हैं फ्रांस के कहीं पर भी किसी भी ओवरसीज़ पोजीशन में, मतलब किसी भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ में, तो उन सभी को फ्री कर दिया जाए. लेकिन आफ्टर 10 नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. लेकिन उसके कुछ 10 सालों बाद नेपोलियन ने फिर से जो है स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया था. नाउ द प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज अ राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. लेकिन अब जो प्लांटेशन ओनर्स थे, जो मालिक थे बागानों के, जैसे जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता था, इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, इनके जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो, उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल गया था कि वो देयर फ्रीडम एज अ राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन. उनको ये पता चल गया था कि अब हमारे पास ये राइट्स है कि जो अफ्रीकन नीग्रोज़ हैं वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, मतलब कि एक तरह से जैसे नीग्रोज़ हैं उनको भी तो क्या चाहिए, मतलब उनको कहीं ना कहीं तरीके से पैसा चाहिए था कि जिससे कि वो अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. तो इस वजह से वो क्या करने लगे कि वो नीग्रोज़ जो हैं उनके साथ ही रहने लगे, मतलब कि वो एक
इंस्लेव मतलब दास की तरह ही रहने लगे, जिससे कि परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिससे कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या कर सकें, मतलब बनाए रखें धीरे धीरे। मतलब कि एक तरह से वो अपने आप को भी स्ट्रेंथन ही देना चाह रहे थे। कौन? जो अफ्रीकन नीग्रोस थे, क्योंकि उनके पास भी कोई काम करने के लिए कुछ था नहीं, तो वो क्या करते, तो इस वजह से जो है उनको रुकना पड़ा। स्लेवरी वॉज फाइनली अबोलिश इन फ्रेंच कॉलोनीज़ इन 1848। तो लेकिन फाइनली जो है फ्रेंच कॉलोनीज़ से स्लेवरी बैंड होगी, एक तरह से अबोलिश होगी, ख़त्म कर दी गई इन 1848 में। तो आप इस पूरे पीपीटी को एज अ नोट्स लिख सकते हो अपनी फेयर कॉपी में, और ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग इस सभी चीज़ को नोट्स बनाओ, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सो देयर वाज अ न्यू वर्ड ऑफ नीग्रोज एंड द इमेंसिपेशन। व्हाट डू यू मीन बाय नीग्रोज? अ टर्म यूज फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। ये जो नीग्रोज नाम का एक वर्ड है, ये यूज़ किया गया है, ये अफ्रीका का साउदर्न पार्ट में सहारा वाला जो रीजन है वहाँ के लोगों को नीग्रोज बोला जाता है। इट इज़ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। ये एक तरह का डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, एक तरह से अपमानजनक शब्द था एक तरीके से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक यूज़ में नहीं है। इमेंसिपेशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, इसका मतलब होता है कि इसमें लोगों को क्या करना, मुक्त करना या फ्री करना, इस तरह की चीज़ों को हम इमेंसिपेशन बोलते हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव टॉट यू। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. I think tomorrow we will take another video of this chapter, and I think tomorrow we will finish the first chapter, and then we will start the second chapter of history, and after that we will start the geography section. So okay, thank you, have a good day.